हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु कृपा मेडिकोज। आज हम बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि हमारी सांस लेने की जो क्षमता होती है उसको अफेक्ट करती है। इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, आज हम सब इस वीडियो में आज देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें जो हमारे एयरवेज होते हैं, सांस लेने की जो नली होती है उसको अफेक्ट करती है और जो हमारी सांस लेने की नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसको डिफिकल्ट कर देती है। ये अफेक्ट कैसे करती है? बाय इन्फ्लामेशन और नैरोइंग ऑफ एयरवेज। अगर हमारे एयरवेज नैरो डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा? विसल्स जैसी आवाज आएगी और कफ होगी, अंदर चेस्ट में टाइटनेस ही होगी और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे पहले आएंगे। अब इटियोलॉजी, सबसे पहले हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां नेक्स्ट जनरेशन में ये अस्थमा जो है ट्रांसफर हो जाता है। ये किस वजह से होता है कि जो अस्थमा या रेस्पिरेटरी सिस्टम को जीन्स जो कंट्रोल करती हैं फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग्स वो म्यूटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अस्थमा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है, ये जीन्स जो अफेक्ट होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे एयरवेज को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड है हमारा एलर्जिक सेंसिटाइजेशन। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं एलर्जेंस के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जब वो इन एलर्जेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं एलर्जिक सेंसिटाइजेशन। जब ये एलर्जेंस जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट माइट्स हो गए, पेट डेंडर्स हो गए, जो कि सिमिलर टू डैंड्रफ, ह्यूमन डैंड्रफ होते हैं, और कुछ फंगाई जैसे मोल्ड वगैरह होती है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आके ही उनकी जो एलर्जिक सेंसिटाइजेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है और उनको सांस चढ़ने लग जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है नॉर्मली वर्क नहीं करता, तो उस केस में उसे शॉर्ट टर्म अस्थमैटिक अटैक होता है ड्यू टू एलर्जिक सेंसिटाइजेशन। थर्ड है हमारा एयरवेज इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज होते हैं, जहां से एयर हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें अस्थमा जैसी फीलिंग्स आती है। और जो हमारे इसमें इम्यून सेल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, वो इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ केमिकल मीडिएटर्स भी होते हैं जो कि हमारे एयरवेज इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमैटिक अटैक आता है। दीज इन्फ्लामेशन लीड टू एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड नैरोइंग। जो ये ट्रिगर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, ये हमारी जो सांस लेने की जो नली होती है उसको इन्फ्लेम मतलब स्वेल इनर साइड से स्वेलिंग कर देते हैं और हमें वो नैरो हो जाती है। वो जो पैसेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ लोगों को एनवायरमेंट जैसी चेंज होता है तो वो चेंज होने की वजह से भी अस्थमैटिक अटैक आता है। उनसे बहुत ही वो सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल आदमी टोबैको कंज्यूम, जहाँ पर किसी फैमिली में बड़े बुजुर्ग टोबैको वगैरह पीते हैं, उसके धुएं से सेंसिटिव होते हैं। और जो पेशेंट हमारा ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर से सेंसिटिव होता है उसको वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ एयर पॉल्यूएंट्स होते हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं। कुछ लोग जैसे कहीं काम करते हैं, वहां पे कोई केमिकल रिलीज होता है तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके भी अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वहां पे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और कुछ
पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अर्ली स्टेज मतलब अपने चाइल्डहुड में एलर्जन से एक्सपोज नहीं होते। कई फैमिलीज ऐसे होती हैं कि अपने बच्चों को बाहर की डस्ट या इससे बचा कर रखती हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और वो जब बाहर जाते हैं तो उनकी बॉडी के लिए वो एलर्जेंस एक नए होते हैं। अगर वो नए उन एलर्जेंस के अगेंस्ट उनके बॉडी में कोई एंटीबॉडीज वगैरह नहीं होती है तो उनको भी वहां पर सांस लेने में दिक्कत आती है। इसको हम बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस, मतलब कि अर्ली एक्सपोजर ऑफ डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अवॉइडेड इन दिस केस एंड लेटर ऑन इन देयर लाइफ patients are exposed to that much diverse microorganisms. Their body is not trained against that microorganisms and causing intolerance or allergic or asthmatic reaction due to poor immune response. This is called as hygiene hypothesis. Other factors like obesity, respiratory infections, especially in childhood, or stress or hormonal imbalance also helps in the developing of asthma. Now pathophysiology, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या चेंज आएगा, एयरवेज इन्फ्लेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन आवर बॉडी, स्वेलिंग इनसाइड ऑफ एयर पाइप्स थ्रू विच एयर वी इनहेल और एक्सहेल, due to which increased in mucus production. तो जो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारे मास सेल्स होते हैं, सिनोफिल, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, वो एबनॉर्मली वर्क करेंगे इन दिस केस ऑफ अस्थमा, और पेशेंट जो है इसमें पुअरली इफेक्ट शो करेगा और उसको अस्थमेटिक अटैक आएगा। सेकंड, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होगा कि जो अस्थमा का पेशेंट है वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, जो अगर कुछ भी एलर्जेंस या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और थोड़े से भी कांटेक्ट में आने पे उसको अस्थमा का अटैक टाइप आ जाएगा। और इसमें जो एयरवेज होते हैं, जो उसके जहाँ से एयर पास होती है, वो नैरो डाउन हो जाएंगे, बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और जो इनके अराउंड जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं हमारे इनहेल और एक्सहेल को, तो वो बहुत ही नैरो डाउन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और हमारे बॉडी में एयर की शॉर्टनेस हो जाएगी और पेशेंट को सांस चढ़ने लग जाएगी। इसको बोलते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन होगा और जो अंदर की हमारी सेल लाइनिंग है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो जो हमारा एयर का पासेज है वो नैरो डाउन हो जाएगा, म्यूकस वहां पे क्लॉग होगा और जो एयरवेज को है ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, मतलब एयर को अंदर या अंदर से बाहर नहीं आने देगा, तो हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को सांस चढ़ेगी, तो वो हमारा जो है अस्थमा का पेशेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रीमॉडलिंग ऑफ एयरवे स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये लंबे समय से अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो रही है और बार बार अस्थमा का अटैक हो रहा है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। कुछ टाइम के लिए ये आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन लंबे समय से अगर जो ऐसा ही चल रहा होगा तो अंदर की जो एयर वॉल्स हैं, एयरवेज की वॉल्स हैं, वो थिक होने लग जाएगी, वहां पर डिपोजिशन ऑफ कोलेजन होगा, स्मूथ मसल्स की जो लेयर्स हैं वो अपने आप प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ अस्थमा है वो और बिगड़ती जाएगी, जो पेशेंट है वो मॉडरेट से सीवियर की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। जो अस्थमा होता है ये कंप्लीटली हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारा अंदर से इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट जो है वो अस्थमेटिक हो जाएगा। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, केमिकल एलर्जी, डस्ट पार्टिकल, इन सब से एलर्जीज होने लग जाएगी। तो ये जो है हमारी बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम है, अलग अलग जो एलर्जिक कंडीशंस हैं या नॉन एलर्जिक कंडीशंस हैं, उनको इम्बैलेंस की वजह से
हमें अस्थमा होता है, और ये इम्बैलेंस कौन करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो इसलिए हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और उसको अच्छे से अच्छे उस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अस्थमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक पीढ़ी टू पीढ़ी दर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूएंट्स, अलर्जेंट्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर जो हम जहाँ पे ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो है ये दोनों मिलके हमारे अस्थमा को मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में पहुंचाते हैं। इसलिए हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब सिम्टम्स, जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? व्हीजिंग साउंड आती है, हाई पिच विसल साउंड, इसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। और पेशेंट के जब सांस लेता है उसको साउंड महसूस होती है। फिर उसको कफ आती है लंबे टाइम तक परसिस्टेंट, अगर वो बात करने की कोशिश करता है तो उसको खांसी आने लग जाती है, सांस चढ़ने लग जाती है, और चेस्ट में उसके टाइटनेस, ऐसे लगता है कि अंदर से कुछ प्रेशर है, कंजेशन टाइप लगता है, महसूस होता है। फिर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, अगर पेशेंट को अगर जो सांस चढ़ेगी तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है हमारा कफ वेरिएंट अस्थमा। किसी को अगर क्रोनिक कफ है तो वो जब लंबे समय से कफ आ रही है तो वो भी टाइम से अपने जो है बदलने लग जाती है। जैसे जैसे वो नए एलर्जेंस वगैरह या इनके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो कफ है वो भी चेंज होने लग जाती है। और कई एलर्जेंस एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से कई बार पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक्स भी आते हैं। अब ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसको चेंज करते हैं। और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम मेडिकेशन ट्रीटमेंट लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा कि हम जो पोल्यूटेड एरिया है या ट्रिगर्स जिससे कि हमें अस्थमैटिक अटैक आता है, हम वहां जाने से अपने आप को अवॉइड करेंगे। एनवायरमेंटल जहाँ पे साफ सुथरा नहीं होगा, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होंगी, फ्रेश एयर नहीं होगी, हम वहाँ जाना अवॉइड करेंगे। हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि अगर हमें शॉर्टनेस ऑफ एयर होता है तो हम अपनी ब्रीथ पर, सांस पर कंट्रोल कर सकें। और अगर हमें अस्थमैटिक अटैक आता है तो हमें उसके बारे में पहले से पता हो, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये हो कि अगर हमें अस्थमा का अटैक आया है तो हमें ऐसे करना है। और रेगुलर हमें अपनी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बीड़ी सिगरेट ना पिए और ना ही उस पर्सन के पास जाएं जो बीड़ी सिगरेट पीता है। और हमें खुद को और अपने जो नियर डियर वंस हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उनको भी एजुकेट करना है कि अगर जैसे कि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मुझे ये अटैक आ सकता है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, उनको पहले से ही हमें रेडी रखना है कि आपको क्या कुछ करना है। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हमारे लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस आती हैं जो कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि बेक्लोमिथासोन, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं जैसे साल्मोनेट्रोल, जिनोफोलेट। ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर्स होते हैं जैसे कि मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं जैसे क्रोमोलिन सोडियम। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कि ब्यूडेसोनाइड्स। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो हमारे अस्थमा के ट्रीटमेंट में इतना काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में आती हैं क्योंकि वो हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं, जैसे थियोफाइलिन होती हैं। एक हमारी रेस्क्यू मेडिकेशंस होती है जैसे एल्बिट्रॉल। अगर हमें एकदम से अस्थमैटिक अटैक आ जाता है तो ये हम मेडिसिन लेते हैं, ये हमारी जो एयर पाइप होती है उसको डायलेट कर देती है और हम सफिशिएंट सांस ले सकते हैं ताकि जो हमारा अस्थमैटिक कंट्रोल अटैक है उसको हम कंट्रोल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।